शहजादे वर्सेस साहबजादे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग बुलेटिन, आपके साथ मैं हूं सरफराज सैफी। आज बिग बुलेटिन में हम बात करेंगे सियासत के उन नेताओं की जिसके चलते देश भर में दो नेताओं की गूंज हो रही है। जी हां, एक तरफ नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ राहुल गांधी, यानी शहजादे वर्सेस साहबजादे बीच की जो जंग चल रही है उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। लाल किले की ललकार, झंडे की अपनी झलक, सियासत के शोर में किसका चलेगा सिक्का, शहजादे वर्सेस साहबजादे। जी हां, राजनीति की रवायत में एक कहावत खासी मशहूर है कि अगर किसी सियासतदान के नाम के साथ गांधी सरनेम हो तो किसी भी सियासी इम्तिहान की जरूरत नहीं है। लेकिन राहुल गांधी के साथ ऐसा नहीं है और उनके सामने एक चुनावी परीक्षा है। जी हां, 2014 की चुनावी परीक्षा जो 5 राज्यों में होने वाले चुनाव के लिए किसी लिमिटेड सेट से कम नहीं होकर गुजरेगी। यानी अगर उनके सामने उनके प्रतिद्वंदी हो तो कैसा होगा, यह एक बड़ा सवाल है। जरा देखिए, कल राजस्थान के भीतर राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी आमने सामने होंगे, लेकिन बड़ा सवाल यह कि आखिर भीड़ कौन जुटाएगा। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी। मोदी ने माथे पर टोपी तो नहीं सजाई, लेकिन कांग्रेस के माथे पर हर बार तिलक सजाने वाला मुसलमानों का एक खास तबका खफा है। लाल किले की ललक शहजादे को भी साहबजादे को भी झंडे के साथ अपनी झलक दिखाने मंगलवार को मरुस्थल पहुंच रहे। झलक को देखने कितनों का झरोखा खुलेगा, मोदी को ज्यादा झांकने आएंगे या राहुल को, ये तो पता नहीं। लेकिन विशेषण की दुनिया में नाम को लेकर झमेले का जंजाल खड़ा हो गया है। राहुल के लिए शहजादा शब्द उपयोग होता है, वास्तव में वो शहजादा है। राहुल का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं, सिवा परिवार और खानदान के अलावा कि वो सोनिया जी के सपुत्र हैं। और जहां तक साहिब है तो पार्टी में कहीं पे भी नरेंद्र मोदी के लिए साहिबजादा का शब्द उपयोग नहीं होता। राजस्थान चुनावों की दहलीज पर खड़ा है। मुकाबला फिर से शहजादे वर्सेस साहबजादे का है। ये वो नया विशेषण है जो अब इस सियासी लड़ाई में इन दोनों के व्यक्तित्व के साथ जुड़ चुका है। राहुल गांधी चित्तौड़गढ़ और बीकानेर में हुंकार भरेंगे, तो वहीं मोदी अलवर, डींग, पाला, सवाई माधोपुर, बांदीकुई और दूदू में जीत का मंत्र फूकेंगे। इन दोनों के राजस्थान में आने के साथ ही एग्रेसिव चुनाव प्रचार की शुरुआत हो जाएगी। मोदी जी की खाली एक ही बात है, वो खाली अपनी बड़ी लैंग्वेज से मार्केटिंग कर रहे हैं। वो बड़ी लैंग्वेज से कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। और बड़ी लैंग्वेज चाहे वसुंधरा जी की हो चाहे मोदी जी की हो, एक समान है। और बड़ी लैंग्वेज से कोई राज नहीं चलते हैं और ना कोई विकास होता है। ये कांग्रेस ने राहुल गांधी पर अब तक का सबसे बड़ा दांव खेला है, उस करिश्मे की बुनियाद पर जिस पर पार्टी ने अब तक सिर्फ शिकस्त खाई है। तो वहीं बीजेपी को मोदी में जीत का सारथी नजर आ रहा है। अगर रैलियों में भीड़ कोई पैमाना है तो राहुल गांधी की रैलियां कांग्रेस के लिए चिंता का सबब बनी हुई है। तो वहीं मोदी की रैली भीड़ खींचने में कामयाब रही है। मेरा ये मानना है कि अलवर जिले के राजनीतिक इतिहास में संख्यात्मक दृष्टिकोण से ये सबसे बड़ी सभा, राजनीतिक रैली, सबसे बड़ी रैली होने जा रही है। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव से पहले होने वाले 5 राज्यों का चुनाव इन दोनों के पर्सनालिटी के लिए किसी खास लिटमस टेस्ट की तरह होगा, जो ये तय करेगा कि जनता का रुख क्या है। साफ जाहिर हो चुका है कि इलेक्शन के दुदुम्बे के साथ एक पिक्चर सामने आ गई कि राजस्थान में फिर से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। परीक्षा से पहले हर परीक्षार्थी कहता है कि उसकी तैयारी पूरी है, लेकिन तैयारियों की हकीकत का पता तो नतीजे आने के बाद ही पता चलता है। अपने अपने नायक को लेकर उत्साह कांग्रेस में भी है और बीजेपी में भी। अब किसका उत्साह जीत के उन्माद में बदलेगा, ये एक सवाल है। इतिहास और भविष्य के भंवर में फंसा एक सवाल, जिसका जवाब 8 दिसंबर को जनता दे देगी। दिल्ली से तृप्ति श्रीवास्तव के साथ आलोक शर्मा, जयपुर समाचार प्लस।
जी हां, शहजादे वर्सेस साहबजादे अपने इस खास प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ जेपी शर्मा जयपुर से हमारे सहयोगी मेरे साथ जुड़े रहेंगे। मेरे साथ बीजेपी से सुमन शर्मा जो बीजेपी महिला मोर्चे के अध्यक्ष हैं वो भी मेरे साथ होंगे और मेरे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी होंगे। इन तमाम पैनल से हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले जेपी शर्मा आपसे जानना चाहूंगा, कल राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की रैलियां हैं, किस तरह की चुनावी सरगर्मी देखी? बहुत कम वक्त बचा है जयपुर में, राजस्थान में चुनाव होने में। देखिए सरफराज, जब महीना डेढ़ महीना पहले राजस्थान की सरजमी पर नरेंद्र मोदी की भी सभा हुई, पहली सभा आप उसको कह सकते हैं, स्वराज संकल्प यात्रा जो थी उसका औपचारिक समापन नाम दिया गया और नरेंद्र मोदी जयपुर में आकर गरजे। और उसके कुछ दिन बाद राहुल गांधी राजस्थान में आए तो एक पैमाना माना गया भीड़ को, लोकप्रियता का। नरेंद्र मोदी कितने लोकप्रिय हैं, राहुल गांधी कितने लोकप्रिय हैं, कितने लोग उनको सुनने के लिए अपने घरों से निकलते हैं। एक पहला आकलन, वो एक मोटा मोटा आकलन आज से करीब 1.5 महीने पहले 2 महीने पहले हुआ था। ठीक है। अब प्रदेश में इलेक्शनियरिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। 10-12 दिन बाद में मतदान होना है। 8 दिसंबर को मतपेटियां खुल जाएंगी, भाग्य का निर्णय हो जाएगा। तो अब जो इलेक्शनियरिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, अब ये देखने वाली पहली एक सभा होगी। पहली बार आप यूं कह सकते हैं कि मैदान में तौलने सतोलने का मौका मतदाताओं को मिलेगा। राहुल गांधी भी, जेपी शर्मा वो सब ठीक है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि कल जब 2 दिग्गज राजस्थान की सरजमी पर होंगे, दोनों ही दिग्गजों के लिए अपनी अपनी पार्टियां जी तोड़ मेहनत कर रही है, तमाम कोशिश कर रही है, भीड़ जुटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वहां पर किस तरह की हलचल है? क्योंकि चुनाव में बहुत कम वक्त बचा है और दोनों ही पार्टियां कोशिश कर रही हैं कि सत्ता में काबिज हो। चाहे भारतीय जनता पार्टी सत्ता गंवा चुकी है और कांग्रेस सत्ता फिर से कब्जाने की कोशिश कर रही है, तो दोनों ही पार्टियां किस तरह की मेहनत कर रही हैं? सरफराज, आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं अपना जो पत्रकारिता का जो तजुर्बा है उसके आधार पर कि नरेंद्र मोदी का राजस्थान में ये दांव है तो राहुल गांधी का भी ये दांव है। और दोनों की जो पार्टियां हैं वो इस बात को अच्छी तरह जानती हैं कि सामने जो चेहरा है लड़ाई का, वो चेहरा नरेंद्र मोदी का है, वो चेहरा राहुल गांधी का है। तो इनकी जो रैलियां हैं उनको सफल बनाने के लिए जो अधिकतम कोशिश की जा सकती है वो कोशिश की जा रही है। लोगों को घरों से बाहर निकालकर इन सभाओं में बुलाया जा सके। सबसे बड़ा पैमाना जो है वो भीड़ का पैमाना है। ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने की कोशिश दोनों तरफ से की जा रही है। बिल्कुल, जेपी शर्मा आप मेरे साथ बने रहिए। सुमन शर्मा जी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुमन जी, सबसे पहला सवाल, नरेंद्र मोदी कल वहां पर आ रहे हैं, जाहिर सी बात है कि जहां जहां नरेंद्र मोदी जाते हैं भीड़ ज्यादा जुटाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह की तैयारी की है राजस्थान में? क्योंकि बहुत कम वक्त बचा है और आपकी पार्टी खुद ये कोशिश कर रही है कि सत्ता में वापसी करें। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम लोगों ने अभी, जैसे जेपी कह रहे थे कि जयपुर में जो सभा हुई थी उसी से एक संकेत गया था राजस्थान में कि मोदी जी का कितना क्रेज है। और राहुल जी से तुलना करना तो बेमानी है। हम लोग अपनी पार्टी स्तर पे जो तैयारी होती है वो स्वाभाविक है, हम लोग को करना है। हमारे लेकिन सुमन जी, शहजादे वर्सेस साहबजादे कैसे तुलना नहीं हो रही है, बताइए जरा आप। देखिए, हम तो इसको तुलना मानते ही नहीं। शहजादे भी आपके शहर में आ रहे हैं, साहबजादे भी आपके शहर में आ रहे हैं, तुलना तो होनी लाजमी है ना। साहबजादे हैं ही नहीं, शहजादे जरूर हैं, क्योंकि वो जन्म से ही शहजादे हैं। चलिए, अब मैं आपके पास आऊंगा। अमिताभ जी, देखिए बीजेपी की सुमन शर्मा जी कह रही हैं कि तुलना नहीं हो सकती राहुल गांधी की। मेरी बात ही नहीं, जी बिल्कुल, चलिए कहिए। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि साहबजादे और शहजादे का अर्थ क्या होता है, पहले इसको समझिए। शाब्दिक अर्थ समझिए कि इस शब्द का अर्थ क्या होता है। शहजादे तो वो हैं, शहंशाह के बच्चे हैं, गांधी नेहरू परिवार के वंशज हैं, गांधी जैसा ब्रांड नेम है। और हमारे मोदी भाई एक सामान्य व्यक्ति, वो कहाँ से साहबजादे हो सकते हैं? वो शहजादे जरूर है, वो जमीन से जुड़े व्यक्ति, अपनी मेहनत करके आगे बढ़ने वाला व्यक्ति, वो साहबजादे हो ही नहीं सकते। इसलिए ये तुलना करना बहुत ही गलत है। उनको शहजादे मुबारक हो, हमारा तो वो आम आदमी, गरीब आदमी, चाय बेचने वाले व्यक्ति से कहां पहुंच परिश्रम। लेकिन सुमन जी, ये भी नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को दरकिरार करने के बाद वो साहबजादे बने हैं। आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए। साहबजादे तो बने ही नहीं है। देखिए, इस शब्द को हम एकदम सीधे तौर पे खारिज करते हैं। वो एक आम आदमी अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुंचे हैं और हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व की बात है कि किसी की सहारे लेके वो पहुंचे नहीं, अपनी मेहनत से। अमिताभ जी, एक अच्छे जी अमिताभ जी, सुमन जी, देखिए शब्दों पे नहीं जाए, कई बार शब्द सुनने में कर्णप्रिय लगते हैं तो भी चल निकलते हैं। मोदी जी ने शहजादे कहा, पूरी कांग्रेस चिल्लाती रही कि ये मत बोलो, फिर भी शहजादे तो शब्द चल गया ना राजनीति में।
बिल्कुल। तो अगर मनीष तिवारी ने साहबजादे कहा तो वो भी चल गया, और वो साहबजादे पूरा शब्द कांग्रेस की बुद्धि से नहीं आया, वो अमित शाह और वो जो बातचीत हुई उसमें जो शब्द प्रयोग में आया वहां से ये आयातित है शब्द। तो मुझे लगता है चलने दीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, राजनीति करेंगे तो ये शब्द चलेंगे। जी मैं जी अमिताभ जी एक बात कहूं, मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। जी 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 ये मनीष तिवारी को मैं एक तरह से बहुत साधुवाद देना चाहती हूँ। शाब्दिक अर्थ की बात मैं पहले करी थी। शहजादे और साहबजादे का मतलब क्या होता है कि साहबजादे के शहजादे होते हैं, तो मान तो लिया ना कि राहुल से बड़े हो गए मोदी जी हमारे, इसलिए उनको कोटि से धन्यवाद है। हम बहुत आपत्ति भी नहीं करते हैं। मेरा ज्ञान जहाँ तक बताता है साहबजादे और शहजादे का अर्थ यही होता है। सुमन जी, अमिताभ जी कुछ कह रहे हैं आपसे। तब तो ठीक है, दिल को बहलाने के लिए गालिबी ख्याल अच्छा है, नहीं उनके इस बयान पे मैं कह रही हूँ। चलिए, मैं उत्तर राजस्थान में कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, और खास तौर पर स्टेक पर कांग्रेस है। भाजपा को अपना सस्पेंशन रिवोक कराने की लड़ाई लड़नी है। जो सस्पेंशन किया था राजस्थान की जनता ने इनका, उसको ये रिवोक कराने की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के पास तो नौकरी बचाने की लड़ाई है। और पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश की रैलियां और दिल्ली की रैली, इन रैलियों ने कांग्रेस के सामने एक बड़ी लकीर चिंता की खींची है। ये सच है, कांग्रेस के मित्र माने नहीं माने अलग बात है, लेकिन बड़ी लकीर खींची है। आप कल्पना कर सकते हो कि दिल्ली में वहां के मुख्यमंत्री को माइक पर आके कहना पड़े कि भाई 10 मिनट रुक जाओ, राहुल जी को तो सुन लो। ये संकट है। गांधी नेहरू परिवार के साथ ये संकट मैंने कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा। बिल्कुल। मैंने इंदिरा जी की एक सभा देखी थी, उसमें भी भीड़ मुझे याद है। राजीव जी जब उनका उद्भव हुआ तो देखा, तब राजीव जी बोल नहीं पाते थे, बहुत संक्षेप में बोलते थे, छोटे छोटे वाक्य, लेकिन वो यूं करके शॉल लपेट कर आए थे भारत के राजनीति के मंच पर। तो महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे पागल हो गए थे, भाई पागल, सिर्फ राजीव जी को देखने के लिए। ये गांधी परिवार का करिश्मा रहा है। बिल्कुल। वो करिश्मा आज मुझे नहीं दिख रहा, इसलिए चिंता का सबब है। बिल्कुल। लेकिन अमिताभ जी, जिस तरीके से पिछले काफी वक्त जब राहुल गांधी शुरुआत में आए थे 2004 में, तब काफी भीड़ जुटाने में कामयाब रहे, लेकिन जैसे जैसे राहुल गांधी का कद बढ़ता जा रहा है, भीड़ उनसे वैसे ही कम होती जा रही है। वो जिस जगह भी जाते हैं एक बात करते हैं, वही बात करते हैं, कहानियां सुनाते हैं, घर की बातें बताते हैं, भैया हमने इतना पैसा दिया है, इतना पैसा खर्च किया है। जाहिर सी बात है, जनता अब जान चुकी है, शायद उसका नतीजा कल भी देखने को मिला। सरफराज, सबसे बड़ी बात क्या है जी, जो भी लोग हिंदुस्तान में महान हुए, वो क्यों महान हुए जी? वो इसलिए महान हुए कि उन्होंने अपने करिश्मे को सस्टेन रखा 50 साल, 40 साल, 60 साल। नेहरू, इंदिरा, वाजपेयी, ऐसे मैं सैकड़ों उदाहरण गिना दूं। मुलायम सिंह, मायावती, इनका करिश्मा सस्टेन्ड है। उत्तर प्रदेश में 45 साल से मुलायम सिंह राजनीति कर रहे हैं, और आज भी कहीं जाते हैं तो भीड़ जुटाने में सक्षम है उतनी ही जितनी पहले दिन जुटाई थी। तो आप टिकाऊ करिश्मा हो, करिश्मा क्षणिक नहीं तो सिनेमा वालों जैसा करिश्मा हो जाता है। और राष्ट्रीय फलक पर यह चुनौती सुमन शर्मा जी के नेता को भी झेलनी पड़ेगी। मोदी जी की पहली बार मुंह दिखाई हो रही है राष्ट्रीय फलक पर जी। इस मुंह दिखाई के बाद ये बहू कितने दिन तक आंख का तारा रहेगी, ये चुनौती उनके सामने भी है। बिल्कुल, तो उनका करिश्मा सस्टेनेबल है या नहीं? बिल्कुल, बड़ी बात अमिताभ जी आपने कही है। मैं सीधा सुमन जी के पास चलना चाहूंगा। सुमन जी, सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल, जो भारतीय जनता पार्टी की 78 सीटें थी, 42 सीटें घटी थी आपकी 2008 में, क्या नरेंद्र मोदी या वहां की जो मुख्यमंत्री पद की दावेदार हैं वसुंधरा राजे सिंधिया, क्या उस खोई हुई जो उनकी सीटें हैं उसको वापस ला पाएंगी, या सत्ता में आने की जीतोड़ जो कोशिश कर रही हैं उसको वोटों में गिनती कर पाएंगी? क्या कहेंगी आप? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी कि राजस्थान में जो पिछला चुनाव हुआ था, 78 का जो अंक आप बता रहे थे,
राजस्थान का एक, मैं पहले भी कई बार कह चुकी हूँ, आज भी फिर वो कहूंगी कि यहाँ का मतदाता बड़ा जागरूक है। पिछले बार भी जो कुछ हुआ ये आप लोग से छुपा हुआ नहीं था। यदि जनता नाराज होती तो हम 30, 35 या 50 के नीचे आते, लेकिन जनता पिछले बार हमसे नाराज नहीं थी। कुछ हमारी गलतियां थी जिसके कारण हम 78 पे आके रुक गए थे। आपको भी मैंडेट नहीं मिला था। सुमन जी, आपको नहीं लगता कि जो गलती आपने 2008 में की आपकी पार्टी के नेताओं ने इस दौरान भी की है, और जो बगावत के सुर भी देखे, जो जनता, प्रदेश की जनता है वो जान गई है? तो कंप्लीट कर लेने, मेरी बात को कंप्लीट बिल्कुल करिए आप। कि गहलोत साहब को भी मैंडेट नहीं मिला था। वो कहते ना अननेचुरल गठबंधन से सरकार बसपा को तोड़ा इधर उधर, उस बात पे लंबे नहीं जाना चाहूंगी। लेकिन वो मैंने कहा कि दूध का जला छाछ भी फूकता है।